हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। इफ़ आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सेकेंड लेक्चर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का या मैनेजरल इकोनॉमिक्स का, और हम फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि पहले आप वो ज़रूर देखिएगा। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था। एक तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझा था कि हम इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं। साथ ही साथ हमने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझा है। इसके बारे में हम डिटेल में भी और बातें करते रहेंगे, लेकिन ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको बार बार दिखेंगे, तो इसीलिए आप अगर आपने फर्स्ट लेक्चर किया होगा तो आपको मार्जिनल का मतलब पता होगा, आपको यूटिलिटी का मतलब पता होगा, और उससे जब भी हम इस बारे में दोबारा बात करेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज उसकी होगी। ठीक है, आज की जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म की। तो कोई भी जो गोल बनाते हैं हम अपनी लाइफ में भी कोई भी गोल बनाते हैं, ऐसे ही हम अब एक फर्म की बात करें कि एक फर्म का गोल क्या होगा, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये वैसे एक मार्केटिंग का एक छोटा सा टॉपिक है कि गोल कैसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी आप ज़रूर समझिएगा कि कोई भी गोल होता है उसकी एक स्मार्ट फिलॉसफी होनी चाहिए, यानी कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए नेचर में। स्पेसिफिक यानी कि जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता हो, आपको कहाँ जाना है, बिल्कुल स्पेसिफिकली आप उसको बनाएंगे अपने गोल को। साथ ही साथ वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सकें। ऐसा होना चाहिए जो कि आप अचीव कर सकें, अचीवेबल हो, यानी कि ऐसा कोई अनरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग, अगर मैं कहूँ कि मैंने बीएड करी है और मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा गोल है डॉक्टर बनना, तो भाई बीएड क्यों करी, एमबीबीएस करते। तो इसीलिए ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं होने चाहिए जो आपको अचीव ही नहीं करना है, या ऐसा ऐसा कुछ अचीव करना है जिसके लिए आपने कोई प्लान ही नहीं किया। तो इसीलिए आपके अचीवेबल गोल्स होने चाहिए, रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। जैसे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि रियलिस्टिक। ठीक है, और साथ ही साथ टाइमली, ऐसे गोल्स जो आप टाइम मैनर में, या तो हो सकता है आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, हो सकता है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, और उसी हिसाब से आप उसकी प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। खैर, ये टॉपिक आपको मार्केटिंग में भी दोबारा से दिखेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो गोल होते हैं वो स्मार्ट फिलॉसफी के साथ आपको तय करने चाहिए। अब अगर हम आगे बात करें तो कोई भी जो फर्म होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, लेकिन पहले की बात की जाए, यानी कि ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल तरीके से बात की जाए, तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता था या एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता था किसी भी फर्म का, वो होता था कि उसको प्रॉफिट कमाना है कैसे भी करके, चाहे कस्टमर को देखो ना देखो, चाहे अपने स्टेक होल्डर्स को देखो ना देखो, मैनेजर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। पहले सिर्फ इतना मोटिव होता था कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, बाकी जनता भाड़ में जाए। लेकिन आज की फिलॉसफी अगर हम देखें, आज की मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी हम देखें, तो हम लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना उसको बांट दिया है। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स किसके, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो जहाँ पर हम रहते हैं और उसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे शेयर होल्डर्स हों फर्म के। तो इसीलिए जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सिर्फ प्रॉफिट तो है ही, एक वन ऑफ द गोल वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सेल्स भी हो, हमारे कस्टमर्स को भी सारे बेनिफिट्स मिले, हमारी सोसाइटी को भी कभी कोई नुकसान ना हो, हमारे से जुड़े हुए लोग, चाहे जिनको हम स्टेक होल्डर्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कस्टमर, सोसाइटी, शेयर होल्डर्स हैं, इन सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हों। तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता था, और साथ ही साथ फर्म की ग्रोथ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती थी। तो यही बात है, होती है। तो यही बात है कि मॉडर्न में ये फ़र्क आ गया है कि सिर्फ प्रॉफिट के साथ साथ हम बाकी चीज़ों को भी जोड़ चुके हैं। अब पहले समझते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है या कन्वेंशनल अप्रोच है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये एक बेसिक एम तो है ही, और आज भी एक बेसिक ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ साथ और भी चीज़ें जुड़ गई। लेकिन कन्वेंशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल एक ही बात होती है। इसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का, वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। साथ ही साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीपीटी चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या कॉलेज ट्यूटर के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरे चैनल का जो लोगो है वो ऐसा है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। राइट, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव तो है ही,
लेकिन हम कब कहते हैं कि एक फर्म अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रही है? उसके लिए कुछ दो कंडीशंस होती हैं और ध्यान रखना कि ये दोनों कंडीशंस को ही सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई है, वो क्या कंडीशन है वो तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई है, ये नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं होगी। कई बार क्वेश्चन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे तो क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो नेसेसरी है बट सफिशिएंट भी है। ऐसा नहीं है, नेसेसरी है लेकिन नॉट सफिशिएंट है, क्योंकि अगर उसकी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ वन कंडीशन नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए दोनों कंडीशन का होना, सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब वो कंडीशंस क्या है वो समझते हैं। तो दोनों कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले तो एमसी क्या है यहाँ पर? अब देखिए वो वर्ड्स आ गए जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, मार्जिनल कॉस्ट, और एमआर क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की यहाँ पर हमने बात की है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये चीज़ें हम लोग डीप में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस में देख रहे हैं कि हमने कितने यूनिट्स को सोल्ड किया है, और हम वाई एक्सिस पे देख रहे हैं कि रेवेन्यू और कॉस्ट क्या है। यानी कि अगर मुझे OQ यूनिट्स को बेचना है तो मेरे को जो प्राइस चार्ज करना होगा वो OP प्राइस होगा। इस लेवल पर ये है हमारा AR MR इक्वल। जहां पर AR MR इक्वल होगा, AR MR ये लाइन होगी, जहां पर आपका MC AR को कट करेगा फ्रॉम बिलो, यहाँ इस पॉइंट पर हम कहेंगे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। लेकिन ऐसा क्यों? हो सकता है कि ये वाला पोर्शन जहाँ पर MC ज़्यादा है, यहाँ पर MC ज़्यादा है, वो वाला पोर्शन भी तो कोई चीज़ होगी, और ये वाला पोर्शन जहाँ पर MC कम है वो भी कोई चीज़ होगी। तो ऐसा क्यों कि हम हमेशा इस वाले पॉइंट पे, जो ये E वाला पॉइंट है, इसी पर कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे। देखो, अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की, जहाँ पर MC जो है वो कम है MR से, और ये वाला पोर्शन जहाँ MC ज़्यादा है, तो अगर MC MR से कम होगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है, तो आप तो कहोगे ये तो अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना कि जो रेवेन्यू होता है और जो प्रॉफिट होता है, इसमें एक स्लाइट डिफरेंस होता है। ये भी आप यहीं पर समझ लीजिए। जब हम लोग कोई भी यूनिट्स को सोल्ड करते हैं, कोई भी सेल्स करी मैंने, जितनी भी उससे मेरे को इनकम आई वो मेरा रेवेन्यू है। लेकिन अगर मैंने उससे अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, अपने डेट्स को माइनस कर दिया, जो भी मेरा उधार था, जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, जो भी मेरे को एडिशनल इनकम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सारी चीज़ों को जब मैं उससे डिडक्ट कर देती हूँ, जो मेरे पास लास्ट में बचता है वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो आई होप आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट की जो बेसिक मीनिंग है वो समझ आएगी। और डिफरेंस यही इतना सा डिफरेंस है कि जब एक्सपेंसेस को हम माइनस कर दें तो जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। तो अगर हम बोलते हैं कि MC यहाँ पर कम है और MR ज़्यादा है, देखने में तो अच्छी चीज़ लग रही है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट कम होने का मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्शन को उतना नहीं कर रहे हो जितना वो होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये वाला पोर्शन देखें जहाँ पर MC ज़्यादा है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, तो यानी कि आप अपनी प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा कर रहे हो कि अब आपको एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस लग रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने मार्जिनल को क्यों नहीं समझाया, क्योंकि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख के आए होंगे। मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट को बनाने की, जो भी नेक्स्ट यूनिट में बनाऊंगी उसका पोर्शन, यानी कि TRN-1, ये मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए। नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। तो MC ज़्यादा है MR से, यानी कि आप अपने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, इसलिए आपको प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ E एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका MR इक्वल टू MC होगा, यही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना पड़ेगा, आप एक स्टेबल प्रोसेस पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका MR इक्वल टू MC होता है। और जो दूसरी कंडीशन है कि MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, या इसको हम कई बार बोलते हैं MC मस्ट बी राइजिंग, दोनों बात एक ही है। तो मस्ट बी राइजिंग का मतलब कि जहां पर भी MC MR को कट करेगी वहां पर आप कह सकते हैं कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो, और यही दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना
ज़्यादा ज़रूरी है और जैसा मैंने कहा दोनों ही नेसेसरी हैं फुलफिल होनी। अब हम बढ़ते हैं हमारे मॉडर्न अप्रोच पे। जैसे हमने बात करी कि मॉडर्न अप्रोच में सिर्फ प्रॉफिट ही मोटिव नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न थ्योरी की हम बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि रीड कर लेते हैं ये सब, जैसे मैंने बोला पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मेन मोटिव है कि आप समझें, हर चीज़ को समझें कि क्यों हम मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स कह रहे हैं, क्यों हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमारी सेल्स मैक्सिमाइजेशन आ जाता है, हमारा आउटपुट मैक्सिमाइजेशन आ जाता है, हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन आ जाता है। अब यूटिलिटी वर्ड आ गया तो आई होप समझ आ गया होगा। सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइंग मैक्सिमाइजेशन आता है और ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन आता है। तो प्रॉफिट तो एक मोटिव है ही, लेकिन जब हम उसके साथ अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं जो आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है, ये हम मॉडर्न ऑब्जेक्टिव्स या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं इन मॉडर्न सिनेरियो। तो सबसे पहले जो हम चीज़ लेने जा रहे हैं वो है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अब आप समझ चुके हैं। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन की है। ये बॉमल जो हैं इनके मॉडल से हम लोग समझेंगे सेल्स मैक्सिमाइजेशन को, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में सिर्फ इसकी थ्योरी है तो भी आप इस वाली जो आपकी स्लाइड दिख रही है वो उसको कर सकते हैं, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने कुछ इसमें ग्राफिकल चीज़ें लाई हुई, इनके पूरे मॉडल को समझाया जाएगा इस वीडियो में। तो अगर आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट करना है तो आप इससे कर सकते हो, बट मेरा यही मानना रहेगा कि आप इस चीज़ को समझें रादर दैन जस्ट रीडिंग और मेमोराइजिंग। तो रूट मेमोराइजेशन से बेनिफिट नहीं होगा। देखो, सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब हो रहा है कि बॉमल ने कहा था कि हमको सिर्फ प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज नहीं करना है, हमको मैक्सिमाइज करना है टोटल रेवेन्यू। अरे रेवेन्यू सेल्स, ये क्या बात हो रही है? देखो, चाहे सेल्स मैक्सिमाइजेशन बोल दो या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन बोल दो, बात एक ही है। अभी हमने समझा है कि रेवेन्यू का क्या मतलब होता है और प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। रेवेन्यू का मतलब है कि जो भी आपने सेल्स करी, जितनी भी इनकम आपको उससे आई, वो आपकी रेवेन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम चाहे सेल्स मैक्सिमाइजेशन कहें चाहे रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कहें, हम इसको साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। It does not imply the sale of large quantities of output but refers to increase in money sales। यानी कि हम यही नहीं कह रहे कि बस आउटपुट को सेल 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 करी जाए, इतना सेल करी जाए कि हम लोगों की जो मनी सेल्स हैं, जो पैसे हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, तभी हम उसको मनी टर्म्स में कह रहे हैं, हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तब जाके प्रॉफिट आता है, लेकिन हम यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो सेल्स को उस पॉइंट तक इंक्रीज करना जहां पर आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो। सच्ची बात है कि भाई प्रॉफिट को हम लोग थोड़ी हटा देंगे, प्रॉफिट तो हमारा गोल है ही है, लेकिन बॉमल कहते हैं कि प्रॉफिट के साथ साथ हमें सेल्स मैक्सिमाइजेशन की जरूरत है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होता है आपको पता ही है, वहां होता है जहां मार्जिनल कॉस्ट आपकी मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है। ठीक है, आपकी मार्जिनल रेवेन्यू आपकी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगी, तभी हम कहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइजेशन पर है। लेकिन अगर आपको सेल्स मैक्सिमाइजेशन करनी है तो आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जहां पर आपका MR बड़ा हो MC से, तो फिर प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा? यहीं पर आती है इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम। तो बॉमस मॉडल ने समझाया है कि कुछ प्रॉफिट कंस्ट्रेंट की वजह से हम लोगों को इस जो ये कंडीशन है इससे हटना पड़ता है। कुछ कंस्ट्रेंट है, क्या कंस्ट्रेंट है? वो एक प्रॉफिट कंस्ट्रेंट है, यानी कि कुछ ऐसा मिनिमम प्रॉफिट तो आपको कमाना ही कमाना है। ये नहीं है कि आप सेल्स करे जाओ और आप प्रॉफिट को पीछे छोड़ दो, फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा। फर्म को पैसा तो चाहिए, अपनी जो भी वो प्रोडक्शन कर रही है उसके लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए इस मॉडल में कुछ ऐसा प्रॉफिट कंस्ट्रेंट आ जाता है कि एक ऐसा प्रॉफिट लेवल जो आपको कमाना ही कमाना है, अगर आपने उसके बिलो आप चले गए यूनिट सोल्ड करने के चक्कर में, तो आपका यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो इसी को हम लोग समझेंगे अच्छे से, बट आपको बेसिक आई होप समझ आ गया हो। देखो, सबसे पहले तो मॉडल की कुछ एजम्पशंस हैं वो हम रीड कर लेते हैं। देयर इज अ सिंगल पीरियड ऑफ टाइम हॉरिजन ऑफ द फर्म, यानी कि हम लोग सिंगल पीरियड को ले रहे हैं, एक सिंगल टाइम को ले रहे हैं। फर्म एम कर रही है अपने सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना इन द लॉन्ग रन सब्जेक्ट टू प्रॉफिट कंस्ट्रेंट। अभी हमने ये चीज पढ़ी कि कुछ प्रॉफिट कंस्ट्रेंट है, इसको हम भी ग्राफिकली तरीके से समझेंगे। Firm's minimum profit constraint is set competitively in the terms of current market value of its shares। यानी कि जो भी प्रॉफिट कंस्ट्रेंट होगा किसी भी फर्म का मिनिमम, वो करंट मार्केट वैल्यू उसकी जो शेयर्स होंगे उसके हिसाब से होगा।
बॉमल ने ऑब्जर्व किया दैट वन आस्क हाउ द बिजनेस वेंट। बेसिकली क्या हुआ था कि बॉमल ने ना जो भी यहाँ पर इन द सेंस कि अमेरिका में या न्यूयॉर्क की बात है कि यहाँ पर अपने जितने भी बिजनेस है ना, उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी जो सेल्स है वो कैसी आ रही है, आपकी बिजनेस कैसा काम कर रहा है। तो जितने भी बिजनेसेस थे ना, उन्होंने जवाब दिया अपने सेल्स टर्म्स में कि हमारी इतनी सेल्स हो रही है। किसी ने भी ये नहीं बोला कि हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सबने बोला कि हमारा इतना इतना सेल्स हो रहा है, हमारा सेल्स हो रहा है $3 million, हमारा सेल्स हो रहा है $4 million, ऐसे बात की जा रही थी। तो तब बॉमल ने ये समझा कि यहाँ पर सेल्स मैक्सिमाइजेशन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है rather than प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं, अब इसको ग्राफिकली समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि जो हम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं वो क्या है। देखो, सेल्स को हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। अब ग्राफिकली मैं आपको समझाती हूँ। ये क्या है, OQ, ये है OQ पोर्शन, और ये है आपका MR, और ये है आपका डिमांड कर्व। यहाँ पर आपका MC आ रहा है और ये कट कर रहा है MR को फ्रॉम बिलो, यानी कि वो E पॉइंट वही है जहाँ पर MR MC के इक्वल होगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला। अब तो हम ये समझ ही चुके हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर MR MC के इक्वल होगा और MC कट कर रहा होगा MR को फ्रॉम बिलो। लेकिन इन द केस ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन you have to go beyond this. Why? Because you need to sell more quantity. So you have to shift from OQ to OQ1, ठीक है। तो OQ1 अगर आप सेल करेंगे तब आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन कहाँ हो रहा है, जहां पर आपका MR जो है वो 0 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका MR क्या है, 0, ठीक है। अब पढ़ते हैं, आपको उससे भी समझ आ जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, सेल्स कैन इंक्रीज टू अ पॉइंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेयर MC इक्वल टू MR। ये हम देख चुके हैं कि जहां पर MC इक्वल टू MR है वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। अगर हमें सेल्स को इंक्रीज करना है बियॉन्ड दिस पॉइंट, मनी सेल्स में इंक्रीज एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट्स। क्योंकि अगर आपको सेल्स को इंक्रीज करना है, आपको अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट से कुछ ना कुछ हटाना होगा, यानी कि प्रॉफिट का एक्सपेंस आपको आएगा, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा तभी सेल्स इंक्रीज होगी, राइट। बट द ओलिगोपोलिस्ट फर्म वांट्स टू इट्स मनी सेल्स टू ग्रो इवन दो इट अर्न्स मिनिमम प्रॉफिट। देखो, ओलिगोपोलिस्ट फर्म अपने मनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है, तो उसको अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा कम करना होगा, राइट। मिनिमम प्रॉफिट आर रिक्वायर्ड ईदर इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स और न्यू कैपिटल्स। तो भाई देखो, मिनिमम प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक कंस्ट्रेंट तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ सेल करे जा रहे हो और यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि मिनिमम प्रॉफिट तो आपको कमाना ही होगा, या मिनिमम प्रॉफिट तो आपको चाहिए ही चाहिए, ताकि बिजनेस अपने फ्यूचर सेल्स के लिए उसको इस्तेमाल कर पाए, चाहे वो कैपिटल फॉर्म में हो, चाहे वो रिटेन अर्निंग के फॉर्म्स में हो। इसीलिए मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट की तरह, एक थोड़ी सी चोट की तरह काम कर रहा है कि इतनी तो हमें प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉमल, एट एन आउटपुट at which the elasticity of demand is unity, that is at which MR is equal to 0. तो जहां MR 0 होगा, हम कहेंगे कि हम उस प्राइस पर उस गुड को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारा जो डिमांड है वो यूनिटी में होगा, और यहाँ पर MR जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो ये वाला पोर्शन हम कह रहे हैं कि OQ1 एक ऐसा क्वांटिटी है जो आपको सोल्व करना चाहिए फॉर सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। एंड दैट इज बियॉन्ड, आप देख रहे हो कि वो ज्यादा है किससे, आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करना यहाँ पर सेल्स मैक्सिमाइजेशन कह रहा है। कर लेते हैं, दिस इज द कंडीशन विच रिप्लेसेस, क्या हो रहा है, अब MC जहां MR इक्वल के था उसको रिप्लेस कर रही है। जो आपको दिख रहा है कि OQ एक ऐसा लेवल था जहां पर आपका MC इक्वल टू MR था, लेकिन अब आप अपने उस पोर्शन से दूर जा रहे हैं और आप OQ1 को सेल कर रहे हैं,
ठीक है, तो आई होप समझ आ रहा हो। दिस इज शोन इन फिगर 5 where the profit maximization firm produces OQ output where MC equal to MR, but sales maximization firm will produce where MR is 0. तो जहां OQ पर सेल हो रहा था, OQ पर सेल हो रहा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, और जहां आपका MR इक्वल टू MC था, उस तरफ ना जाकर हम उस क्वांटिटी OQ1 पर जा रहे हैं, OQ1 पर जा रहे हैं जहां आपका सेल्स मैक्सिमाइज हो रहा है और MR आपके 0 के इक्वल है। तो आई होप दोनों कंडीशन आराम से समझ आ गई हो। देखो बेसिक जो मॉडल है वो ये है, वो चीज़ें समझाने के लिए थी कि प्रॉफिट कंस्ट्रेंट क्या है, क्यों हम लोग बार बार प्रॉफिट सेल्स कर रहे हैं। अब आपको क्लियर हो गया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है और सेल्स मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है। ये है बॉमल्स का मॉडल जो उन्होंने ग्राफ दिया है, जो उन्होंने ग्राफिकली समझाया है। अब हम इसको समझते हुए चलते हैं। देखिए इस मॉडल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ थ्योरी पार्ट को समझ सकते हैं, लेकिन आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी अगर आप इस ग्राफ को समझ लें। ठीक है, पहले ग्राफ को नहीं देखना है, पहले आपने मेरी बात सुननी है। देखो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको सबसे पहले समझनी है। ये है आपका टोटल कॉस्ट कर्व, ये है आपका टोटल रेवेन्यू कर्व, ये है आपका टोटल प्रॉफिट। यहाँ पर जो MP लाइन जा रही है ये है प्रॉफिट कंस्ट्रेंट, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, TC क्या है हमारा टोटल कॉस्ट कर्व, TR क्या है टोटल रेवेन्यू, TP क्या है टोटल प्रॉफिट, और जो हम MP लाइन की बात कर रहे हैं वो क्या है हमारा प्रॉफिट कंस्ट्रेंट। अब हम समझ चुके हैं कि प्रॉफिट कंस्ट्रेंट क्या है, तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है आई थिंक, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस मॉडल को देखें तो यहाँ पर बेसिक एम क्या है इस मॉडल का। इस मॉडल का बेसिक एम यही है कि जो हमारी सेल्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए। यहाँ मोटिव क्या है कि हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो। हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात पहले करके आ चुके हैं, अब हमारा यहाँ मोटिव है कि हमारा सेल्स मैक्सिमाइज हो। सेल्स मैक्सिमाइज कब होगा, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को सोल्ड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अगर हम देखें ओके एक ऐसा लेवल है, ओके एक ऐसा लेवल है जहां पर सबसे ज़्यादा हम लोग सेल कर रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा टोटल रेवेन्यू हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये टोटल रेवेन्यू कब है, हमें सबसे ज़्यादा टोटल रेवेन्यू यहाँ पर मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ओके एक ऐसा लेवल है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा और KL एक मैक्सिमम पॉइंट होगा जो हमें कमाना है। ठीक है, तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया, और हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा मोटिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर मैं पूछूं आपसे तो वो कहाँ होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कहाँ पर होगा। लेकिन सेल्स मैक्सिमाइजेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ओके का ऐसा लेवल है जहाँ सेल्स मैक्सिमाइज होगा। लेकिन क्या ओके टोटल प्रॉफिट उतना कमा रहा है जितना उसको कमाना चाहिए? क्या इतना वो कमा रहा है? नहीं, वो कमा रहा है KS। ये है टोटल प्रॉफिट का कर्व, वो कमा रहा है KS। होना कितना चाहिए था, इस पॉइंट पर होना चाहिए था, इस पॉइंट पर यहाँ तो वो पॉइंट है ही नहीं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि MP जो एक प्रॉफिट कंस्ट्रेंट है उसने क्या किया, एक लेवल बता दिया कि इतना तो मिनिमम प्रॉफिट आपको कमाना है वरना फर्म चलेगी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओके है वो एक सही आउटपुट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही प्रॉफिट, आप देख रहे हो कि आपका जो TP कर्व है वो यहाँ कट कर रहा है, TP कर्व है जो यहाँ कट कर रहा है और हमें आना है यहाँ पर। तो ये मिनिमम प्रॉफिट को आप ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ओके एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा। ओके इज नॉट दैट पॉइंट जहाँ पर आपकी सेल्स जो है वो मैक्सिमाइजेशन हम उसे बोल पाएंगे, क्योंकि सेल्स मैक्सिमाइजेशन तो वहाँ होगा जहाँ पर एक प्रॉफिट लेवल तो उतना तो आपको अचीव करना ही होगा। ठीक है, तो ओके इज नॉट दैट रियली द पॉइंट, बट इफ यू सी OD यहां पर वो पॉइंट आ जाएगा। ये देखो OD एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर आपका टोटल प्रॉफिट उतना तो कंस्ट्रेंट पर जा ही रहा है MP का कि आप उतना कवर कर पाओ। OD वो एक ऐसा लेवल होगा जहां पर आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो रहा है और आपका जो OD का क्वांटिटी है
जो आपका ऑर्डर का क्वांटिटी है वो आपके सेल्स मैक्सिमाइजेशन की क्वांटिटी यानी कि OQ से ज़्यादा है, OQ क्वांटिटी से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जितना भी आप क्वांटिटी सेल करते हो उससे ज़्यादा क्वांटिटी आपको सेल्स मैक्सिमाइजेशन में सेल करना होगा, उतना ज़्यादा क्वांटिटी आपको सेल्स मैक्सिमाइजेशन में सेल करना होगा सब्जेक्ट टू प्रॉफिट कंस्ट्रेंट्स। अगर आपने उतना भी प्रॉफिट नहीं कमाया जितना मिनिमम है, ये MP तो मिनिमम प्रॉफिट है, तो मिनिमम प्रॉफिट भी नहीं कमाया, जैसे हम ओके में जा रहे थे कि ओके में सेल तो ज़्यादा कर रहे थे आप क्वांटिटी, लेकिन आप मिनिमम प्रॉफिट को नहीं कमा रहे थे। तो आई होप अब आपको ये ग्राफ समझ आ गया हो, सेल्स मैक्सिमाइजेशन समझ आ गया हो और प्रॉफिट कंस्ट्रेंट जो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझ आ गया हो। अगर कुछ डाउट आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, मैं गारंटी देती हूँ कि ये मॉडल, ये पेज तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट मॉडल पे जाते हैं। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन फाइनली ख़त्म हो गया है।